Hello and welcome to Let's Crack UPSC CSE. My name is Pratik Nayak and I welcome you all on the largest YouTube platform for civil service preparation. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक नायक है। आप सबका स्वागत है। पिछले साल से पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स के अंदर और आप लोग के साथ डील कर रहा हूँ यहाँ पे लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई के चैनल के ऊपर, जहाँ मैं एनसीईआरटी करा रहा हूँ। पर अगर आप एनसीईआरटी से ज़्यादा पढ़ना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रिपरेशन में एक डिटेल्ड एप्लीकेशन का कंसेप्ट आए, अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रिपरेशन के अंदर एक मेंटरिंग मिले, आपको गाइडेंस मिले, तो मैं आपको वेलकम करूंगा कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हो ऑन दी अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। आपको जैसे कि जानकारी होगी, अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे डेली लाइव क्लासेस होते हैं। यहाँ पे भी मैं आपके साथ जुड़ता हूँ, वहां पे लाइव क्लासेस के साथ स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन करता हूँ, इंटरेक्शन करता हूँ और बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर कोर्सेज चलते हैं। दिस कोर्सेज इंक्लूड द मल्टीपल टॉपिक्स, दिस इंक्लूड दी मल्टीपल सब्जेक्ट्स, और जितने भी एजुकेटर्स हैं उनके सबके क्लासेस आप देख पाओगे, वो चाहे हिस्ट्री हो, वो चाहे पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, एनवायरमेंट हो। तो ये आपके लिए काफ़ी एडवांटेजियस रहेगा। अगर आप इनफैक्ट तैयारी करना चाहते हो तो मैं आपको वेलकम करूंगा कि आप अनअकैडमी प्लस के ऊपर जुड़ सकते हो। इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ाते हैं, मेरे भी कोर्सेज आपको यहाँ पे एक्सेस मिल जाएंगे। तो एक ही सब्जेक्ट नहीं, आपको बहुत सारे सब्जेक्ट है, उसके बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं। जब आप अनअकैडमी के ऊपर आओगे तो मेरे इतने कोर्सेज का आप एक्सेस कर पाओगे, और मेरे कोर्सेज के अंदर मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मैं हैंड आउट स्लाइड्स भी प्रोवाइड करता हूँ। इसके अलावा जब हम लोग इसकी बात करते हैं तो आपको सब्सक्रिप्शन में फायदा ये होगा कि जितना भी सब्सक्रिप्शन आप लोगे उसमें सब सब्जेक्ट कवर होंगे। ऐसा नहीं कि खाली हिस्ट्री के क्लासेस ही आप देखने आओगे, यू विल बी एबल टू सी ऑल द सब्जेक्ट्स, ऑल द लेक्चर्स। वो भी आपके लिए एडवांटेजियस है। प्रीलिम्स मेंस के क्लासेस होते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस भी देख पाते हो, लाइव क्लासेस भी देख पाओगे। तो काफी आपको घर पे बैठे बैठे बहुत डिटेल एप्लीकेशन के द्वारा आप तैयारी कर सकते हो। तैयारी करने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, यूपीएससी सीएसई का गोल बनाना पड़ेगा, ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल है। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लीजिए, पीएन लाइव कोड यूज कीजिए एंड गेट 10% डिस्काउंट, 39,600 रुपीज। इसमें भी ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल है ऑन सिलेक्टेड क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड, आप जरूर से देख सकते हो। उसी तौर के ऊपर 2 ईयर्स का 64,000 है। यहाँ पे भी अगर आपने पीएन लाइव कोड यूज किया, इफ यू यूज द कोड पीएन लाइव, तो आपको 10% डिस्काउंट और मिलेगा और आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरह से हो पाएगी। ठीक है, सो वी सी कि मैं आपको वेलकम करूंगा कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे लोग चाहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर हमको पर्सनल कोच मिले, हमको पर्सनल मेंटरिंग मिले। तो पर्सनल कोच और पर्सनल मेंटरिंग का जो कंसेप्ट है वो आपको अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के द्वारा मिलेगा। अनअकैडमी आइकॉनिक एक ऐसा सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको मेरे जैसे टीचर्स तो मिलेंगे ही, क्योंकि आप प्लस के ऊपर आ ही रहे हो। उसके अलावा आपको एक और इंडिविजुअल, एक और मेंटर अलॉट किया जाएगा। मेंटरिंग आपको वो हेल्प करेंगे आंसर राइटिंग के अंदर, ऑप्शनल चूज करने के अंदर, कैसे फॉर्म फिलअप होता है, डीएफ डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म आदि इत्यादि, बाकी सारा आंसर राइटिंग से लेके आपकी प्रोफाइल रिव्यू जो पूरी तैयारी होती है उन सब के अंदर आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको वेलकम करूंगा कि आप अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो अगर आप प्लस के ऊपर जाना चाहते हो। तो प्लस के ऊपर मैं टीचर के रूप में तो आपके साथ कनेक्टेड हूं ही, उसके बावजूद भी बहुत लोगों को लगता है कि सर हमको पर्सनल गाइडेंस चाहिए, मतलब पर्सनल ट्यूटरिंग चाहिए। तो उसके लिए आपको ये अनअकैडमी आइकॉनिक बहुत हेल्प कर पाएगा। आइकॉनिक में फायदा यही है कि आपको पर्सनल कोच मिलता है, आंसर राइटिंग मिलता है, स्टडी प्लानर है, पर्सनलाइज्ड फीडबैक मिलता है, आपके मार्क्स क्यों कम जा रहे हैं, क्यों अप जा रहे हैं, उन सब के अंदर हेल्प कर सकता है। तो यू कैन ऑलवेज टेक फॉर द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का 2 ईयर्स का फीस 99,000 है। बट अगर आपने मेरा कोड यूज किया, कौन सा कोड, पीएन लाइव करके जो कोड है, अगर आपने यूज किया तो यू विल गेट 10% डिस्काउंट, एंड ये 10% डिस्काउंट में 89,000 में कवर हो जाएगा। उसी तौर के ऊपर अगर आपने 1 ईयर का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लिया है, पीएन लाइव कोड, एंड यू विल ऑल्सो गेट 10% डिस्काउंट। मेन तो आप मेरे साथ जुड़ पाओगे, तो क्यों वेट कर रहे हो। आपको मैं मोस्ट वेलकम करता हूँ 2021 के लिए। जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, दिस इज द राइट टाइम टू प्रिपेयर फॉर 2021। द रीजन इज कि आपको पूरा 1 साल मिल रहा है, अब आप आराम से तैयारी कर सकते हो और आप हमारे साथ कनेक्ट हो पाते हो। आप घर पे बैठे बैठे बहुत इजी वे के अंदर तैयारी कर पाओगे। खैर, मेरा नया कोर्स लॉन्च हो रहा है एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर। इन द नेक्स्ट 2 वीक्स आई एम लॉन्चिंग, एग्जैक्टली डेट आपको अपडेट मिल जाएगी, बट आप जुड़ सकते हो हमारे साथ। और जो प्रीवियस कोर्सेज है उसकी रिकॉर्डिंग भी आप देख पाओगे। तो लाइव क्लासेस में आओगे तो बहुत मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा, मुझे भी मजा आएगा, और दोनों की तैयारी एकदम फाउंडेशन के साथ हम लोग कर पाएंगे। तो मोस्ट वेलकम है। इसके सिवा मैं अनअकैडमी के ऊपर स्पेशल क्लास लेता हूँ। ये स्पेशल क्लास फ्री क्लासेस होते हैं, ये स्पेशल क्लास जो होता है ये फ्री क्लासेस होते हैं, और आप आराम से घर पे बैठे बैठे इसको भी देख सकते हो अपने वेबसाइट के अंदर या अपने एप्लीकेशन के द्वारा। खैर, हम लोग शुरू करते हैं फिर से एनसीईआरटी के टॉपिक्स को, और प्रीवियस क्लास में हमने जहाँ पे एनसीईआरटी को रोका था वहां से ही देखेंगे और इंडियन नेशनल मूवमेंट को फिर से समझने की कोशिश करेंगे। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, तो हमने आपको पहले भी बताया था कि
टाइमलाइन अप्रोच सबसे ज़रूरी है हिस्ट्री समझने के लिए। और हिस्ट्री को जब देखा जाता है तो हमने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर जब पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था कि 1850s के दौर में इंडिया में नेशनलिज्म की शुरुआत हुई। हमने ये पढ़ा था कि कैसे भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई। 1870s के दौर में प्री कांग्रेस एसोसिएशंस की बनने की शुरुआत होती है। क्या होती है? प्री कांग्रेस एसोसिएशंस। ये कांग्रेस के पहले की स्थापना करने वाले संस्थाएं थी। 1885 के अंदर कांग्रेस के अंदर स्थापना होती है और कांग्रेस बॉम्बे के अंदर मिलने शुरू होगी एओ ह्यूम की अध्यक्षता में। 1885 से लेकर 1905 तक कांग्रेस के अंदर जो इनिशियल लीडर्स थे उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? मॉडरेट्स के रूप में पहचानेंगे। 1905 का पीरियड आगे चलेगा। 1905 तक आते आते यही कांग्रेस के अंदर क्या हो जाते हैं? एक्सट्रीमिस्ट लोग उभर के आएंगे। 1905 से जब इतिहास आगे चला तो हमको देखने को मिलता है कि एक मूवमेंट शुरू हुआ जिसका नाम है स्वदेशी मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट है? स्वदेशी मूवमेंट। तो हमने स्वदेशी मूवमेंट के बारे में भी पढ़ा था। जब स्वदेशी मूवमेंट से थोड़ा आगे चलते हैं तो 1906 के अंदर हमको देखने को मिला कि मुस्लिम लीग नाम की जो पार्टी है उसकी स्थापना की जाती है। मुस्लिम लीग नाम की जो पार्टी है उसकी स्थापना होती है। 1906 के बाद थोड़ा आगे चलते हैं। 1907 के अंदर कांग्रेस का स्प्लिट हो गया, कांग्रेस टूट जाती है सूरत के अंदर। 1909 तक आते आते हमको देखने को मिलता है कि मुस्लिम लीग को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए जाते हैं जहां मुसलमानों के लिए सीट अलग से रखी जाएगी और इतिहास पूरी तरह से यहां से बदल जाएगा क्योंकि पॉलिटिकल आइडेंटिटी का प्रश्न होगा। समय आगे गया। 1914 के अंदर वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हुई। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ही इंडिया के अंदर मास नेशनलिज्म की शुरुआत होगी जिसे हम लोग कहते हैं बहुत ही बड़ी मात्रा में राष्ट्रवाद की शुरुआत। ये 1914 के बाद का जो पीरियड है, 1914 के बाद का जो पीरियड है उसमें इतिहास आगे चलता है और आगे चलते चलते हमको देखने को मिलता है कि होम रूल करके जो आंदोलन था वो होम रूल करके आंदोलन हमको आगे देखने को मिलेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि गांधी जी का आगमन हुआ और गांधी जी ने इनफैक्ट 3 बड़े सत्याग्रह किए, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। ये तीनों के बारे में हमने पढ़ा था। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम लोग देखते हैं कि 1919 तक आते आते इनफैक्ट एक कानून पास किया जाता है जिसका नाम है रॉलेट एक्ट। ये रॉलेट के कारण बहुत बड़ा इश्यू क्रिएट हो गया। ये 1919-1920 तक आते आते फाइनली हम लोग देखते हैं कि एक और इशू इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर उभर के आएगा जिसे हम लोग कहते हैं खिलाफत का इशू। खिलाफत के इशू के साथ साथ पंजाब के अंदर जलियांवाला बाग के अंदर जो घटना हुई थी उसमें न्याय का इशू और तीसरा था भारत के लोगों को स्वराज का इशू। ये तीनों के तीनों इशू इकट्ठे हुए और यहां से ही एक आंदोलन की शुरुआत हुई जिसे हम लोग कहते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। हमने कल के क्लास के अंदर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या है उसके बारे में देखा। 1922 के बाद का भारत, 1922 के बाद का भारत हमने समझने की कोशिश की थी कि 1922 ऑनवर्ड से या 1920 से लेके 1922 तक का जो पीरियड है ये पीरियड में आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला। ये वही पीरियड है जब गांधी जी महात्मा के रूप में पहचाने जाते हैं, ठीक है। और गांधी जी महात्मा के रूप में पहचाने गए। गांधी जी ने अपने जो विचार थे नॉन वायलेंस के, किसके थे? नॉन वायलेंस के जो विचार थे, ये नॉन वायलेंस के विचार लोगों को देने की कोशिश की और इस तरह से गांधी जी के अपने खुद के आइडियाज, अपने खुद के डोमेन्स, अपने खुद के जो डायमेंशन है वो देखने को मिलेंगे। समय आगे चलता गया। 1922 के बाद कांग्रेस फिर से टूटने की कगार के ऊपर थी और एक पार्टी पावर के ऊपर आती है जिसका नाम है स्वराज पार्टी। क्या था? स्वराज पार्टी। ये वो दौर था जब हमको देखने को मिलता है कि भगत सिंह जैसे इंडिविजुअल्स क्रांतिकारी घटनाओं की शुरुआत करेंगे और वी ऑल्सो फाइंड कि आरएसएस जैसी संस्थाओं की स्थापना होती है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है उसकी भी स्थापना हमको इसी दौरान देखने को मिलेगी 1920-22 के दशक के दौरान, ठीक है। समय आगे चलता है। 1927 के आसपास भारत के अंदर साइमन कमीशन का आगमन हुआ। ये साइमन कमीशन 1927-28 के अंदर आया, 1928 के फरवरी के अंदर प्रिसाइसली हमको देखने को मिलेगा। ये साइमन कमीशन जब ऑल इंडिया टूर कर रहा था तो आपको देखने को मिलता है कि अक्टूबर 1928 के अंदर साइमन गो बैक का नारा देते हुए लाला लजपत राय ने जब इनफैक्ट आंदोलन किया तो ये लाला लजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया जाता है और इसी के कारण हमको देखने को मिला कि भगत सिंह जो है वो लाला लजपत राय की जो मौत का बदला है वो लेंगे और सॉन्डर्स नाम के एक जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वो सॉन्डर्स को गोली मार दी जाती है। इस तरह से हम देखते हैं कि पूरी तरह से आपका 1922 से लेके 1929 तक का जो पीरियड था ये पीरियड में काफ़ी सारा कोहराम मचा। ये वही पीरियड है जहां पे हमको सरदार वल्लभ भाई पटेल भी
भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर उभरते हुए मिल जाएंगे। ठीक है, सो व्हेन वी सी द केस ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये इसी दौरान एक लीडर के रूप में उभर के आए, ये इसी दौरान एक शासक के रूप में उभर के आए, ये इसी दौरान एक अपनी अपनी जो फंडामेंटल हम लोग कह सकते हैं कि एक आइडेंटिटी बना के आते हैं, और नेशनल मूवमेंट के अंदर उनका भी एक अलग से कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। तो इतना पॉइंट हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ा था। आज 1929 ऑनवर्ड से समझने की कोशिश करेंगे कि 1929 के बाद, 1929 के बाद भारत का इतिहास कैसे चला, भारत के इतिहास में क्या क्या बदलाव हुए। 1929 एक लैंडमार्क ईयर था, क्योंकि इसके बाद भारत के इतिहास के अंदर एक नई दिशा मिलेगी। क्यों नई दिशा मिलेगी? क्योंकि 1929 के अंदर भारत के लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग एक चीज की डिमांड कर रहे हैं, और वो कौन सी है? वो है पूर्ण स्वराज की डिमांड। किसकी डिमांड कर रहे हैं? पूर्ण स्वराज की डिमांड। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे पूर्ण स्वराज की डिमांड होती है। लाहौर के अंदर प्रस्ताव पास किया जाएगा, और लाहौर के अंदर पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास करने के बाद भारत की आजादी का आंदोलन एक नई दिशा की तरफ चला जाता है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट द डिमांड फॉर द पूर्ण स्वराज एंड लेट अस सी कि 1929 ऑनवर्ड से इंडियन नेशनल मूवमेंट में क्या चेंजेस आए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर किस किस प्रकार के परिणाम आते हैं और किस प्रकार के आपके चेंजेस होने की शुरुआत हो गई, उसको थोड़ा बहुत समझते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि 1929 ऑनवर्ड से किस तरह से अभी चेंजेस होने की शुरुआत होगी इंडियन नेशनल मूवमेंट के तहत। जस्ट अ सेकंड, हम लोग इसको लोड कर देते हैं और वापिस आ जाता है 1929 के पीरियड में। अब देखिए, मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर बताया था कि नेशनल मूवमेंट के अंदर अब क्या डेवलपमेंट होने की शुरुआत होगी। 1929 के अंदर इनफैक्ट कांग्रेस की मीटिंग होती है, कहाँ पे होती है? लाहौर के अंदर होगी, और कांग्रेस अपना गोल चेंज कर देती है, दैट इज नोन एज पूर्ण स्वराज। क्या करती है? पूर्ण स्वराज का गोल डिक्लेयर कर देती है। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। द रीजन इज कि कांग्रेस पूर्ण स्वराज के गोल को इनिशियली स्वीकारती नहीं है। आपने इनफैक्ट जब कांग्रेस की स्थापना हुई, तो मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाना चाहूंगा। जब कांग्रेस की स्थापना हुई, तो कांग्रेस की जब स्थापना होती है, तो कांग्रेस ने इनिशियली जब अपना फॉर्मेशन किया, तो कभी भी इंडिपेंडेंस की डिमांड नहीं की थी। याद रखेगा, कांग्रेस ने जो चीज की डिमांड की थी, वो क्या डिमांड की थी साहब? कांग्रेस ने एक चीज की डिमांड की थी, वो थी रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स का मतलब क्या है कि हमको क्या क्या सुधार चाहिए भारत के अंदर, व्हाट काइंड ऑफ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स डू वी वांट इन इंडिया। ठीक है, तो उससे ज्यादा आपको कांग्रेस का कोई ज्यादा डायमेंशंस नहीं मिलेगा, उससे ज्यादा आपको कांग्रेस का कोई ज्यादा डेवलपमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम लोग जब देखते हैं, तो हमको यही देखने को मिला है कि वो रिफॉर्म्स की बात करता है, कांग्रेस सेंट्रिक इनफैक्ट किस प्रकार के सुधार होने चाहिए उसकी बात करता है। ठीक है, सो वेरी फर्स्ट पॉइंट वी सी कि आपको ये रिफॉर्म्स की बात करेगा, रिफॉर्म्स के सिवा और कोई पॉइंट के ऊपर आपकी बात नहीं होती। अब जब समय आगे चलता है, एज एंड व्हेन द टाइम प्रोग्रेसेस, जब जब समय आगे चलेगा, तो कांग्रेस के अंदर चेंजेस आने की शुरुआत हो गई। 1905 के अंदर जब स्वदेशी मूवमेंट हुआ, तो कांग्रेस ने इनफैक्ट पहली बार डिमांड करना शुरू किया था स्वराज। ये स्वराज भी इनफैक्ट आपके जो तिलक महाराज जो थे, बाल गंगाधर तिलक जो थे, उनके द्वारा बोला गया था, और उन्होंने कहा कि नाउ द गोल ऑफ द कांग्रेस शुड बी स्वराज। 1929 के अंदर पहली बार अब कांग्रेस कहती है, लाहौर के अंदर मीटिंग होगी, और जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष हुआ करते थे। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इनफैक्ट कांग्रेस की मीटिंग हुई 1929 में, और डिसाइड किया गया कि हम लोग पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। ठीक है, तो यहां से ही हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन है, इसमें पूर्ण स्वराज की डिमांड होने की शुरुआत हुई। ये जो पूर्ण स्वराज की डिमांड है, ये कैसे होती है, किस तरह से होती है, किस प्रकार के फर्दर डेवलपमेंट्स होंगे, उन सब पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्या फर्दर इनफैक्ट इश्यूज आगे चले। अब देखिए, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या होता है। अब देखिए कि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की डिमांड क्यों की थी, व्हाई द कांग्रेस डिमांडेड द पूर्ण स्वराज। तो होता यह है कि जब भारत के अंदर साइमन का आगमन हुआ ना, साइमन का, तो साइमन कमीशन कब आया था? तो मैंने आपको कल के क्लास के अंदर बताया था कि साइमन कमीशन 1927-1928 के अंदर आता है। तो 1928 के अंदर जब साइमन इंडिया के अंदर आएगा, तो भारत के लोगों ने एक ही नारा दिया था। कौन सा नारा दिया था? साइमन गो बैक। ये नारा किसने दिया था? याद रखेगा, यूसुफ मेहर अली करके जो नेशनल मूवमेंट के लीडर हुआ करते थे, उनके द्वारा ये नारा दिया गया था। यूसुफ मेहर अली वाज द वन जिन्होंने क्विट इंडिया का नारा भी दिया था। ठीक है, ही ऑल्सो गिव द टाइटल ऑफ द क्विट इंडिया एज वेल। चलिए, तो क्या होता है कि साइमन गो बैक का जो नारा दिया, जो साइमन गो बैक का आपका स्लोगन दिया जाता है, ये स्लोगन के बाद इनफैक्ट एक कांग्रेस की मीटिंग होती है, और ऑल पार्टी कमेटी के द्वारा मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हमको एक कमेटी मिलेगी जिसका नाम है नेहरू कमेटी। ये नेहरू कमेटी पहली बार 1928 के अंदर मिलती है। इसके अंदर हर एक पार्टी के सदस्य हुआ करते थे, और नेहरू कमेटी ने पहली बार फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, याद रखेगा, कि इंडिया के अंदर एक अपना एक रिपोर्ट तैयार किया।
ये रिपोर्ट को हम लोग नेहरू रिपोर्ट के रूप में पहचानते हैं। क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज नेहरू रिपोर्ट। ये जो नेहरू रिपोर्ट था, इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स इंक्लूड किए गए, और इंक्लूड करने के बाद जब हम लोग नेहरू रिपोर्ट को पूरी तरह से समझेंगे तो नेहरू रिपोर्ट के अंदर लिखा जाता है कि हम लोग डोमिनियन स्टेटस की डिमांड करते हैं। किसकी डिमांड करते हैं? डोमिनियन स्टेटस की। अब व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड डोमिनियन स्टेटस माय फ्रेंड? हाँ, तो भारत जब आजाद होता है, आपने देखा होगा कि भारत के आजादी के बाद तुरंत ही डोमिनियन स्टेटस इंडिया को दिया जाएगा। 1947 से लेके 1950 तक का जो पीरियड था, ये पीरियड डोमिनियन स्टेटस का ही आपको समय दिखेगा। ठीक है, तो डोमिनियन स्टेटस किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड डोमिनियन स्टेटस? डोमिनियन स्टेटस जनरली हमको देखने को मिलता है कि एक ट्रांजिशन स्टेज होता है, एक ट्रांजिशन स्टेट होता है जब कोई कंट्री कॉलोनी के तरफ से हटके इनफैक्ट पूरी तरह से सोवरेन रूप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। Whenever any country will be converting from the colony to sovereign, तो बीच में जो ट्रांजिशन फेज आएगा उसको डोमिनियन के रूप में पहचाना जा सकता है। गेटिंग माय पॉइंट है ना? तो डोमिनियन एक ऐसा शब्द है जो ट्रांजिशन पीरियड के रूप में पॉलिटिकली गिना जा सकता है। तो नेहरू रिपोर्ट ने डोमिनियन स्टेटस की डिमांड की थी। सरकार ने डोमिनियन स्टेटस भी हमको नहीं दिया था। 1928 के अंदर इनफैक्ट नेहरू रिपोर्ट ने डोमिनियन स्टेटस की डिमांड की। 1928 के अंदर दिसंबर के अंदर कलकत्ता अधिवेशन के अंदर कांग्रेस के अंदर चर्चा भी हुई कि हम डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रहे हैं, पर गवर्नमेंट ने नहीं माना। गांधी जी ने सरकार को 1 साल का टाइम दिया था दिसंबर 1928 के अंदर गवर्नमेंट को 1 साल का टाइम दिया था और गवर्नमेंट को बोला था कि वी विल गिव यू 1 ईयर ऑफ टाइम फ्रेम, हम आपको 1 साल का टाइम देंगे। 1 साल के अंदर अगर आप हमारी डोमिनियन स्टेटस की डिमांड स्वीकारते हो तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर आपने डोमिनियन स्टेटस की डिमांड नहीं मानी, अगर आपने हमारी डोमिनियन स्टेटस की डिमांड नहीं मानी, तो 1 साल के अंदर हम लोग हमारे गोल को बदल देंगे और क्या कर देंगे? पूर्ण स्वराज का नारा दे देंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो क्या होता है कि दिसंबर 1928 से 1 साल आपका आगे चला गया, 1929 का पीरियड आया, 1929 का पीरियड आया। सरकार ने इनफैक्ट 1 साल के अंदर कुछ चीजें स्वीकारी नहीं थी और इसी के परिणाम वश हमको क्या देखने को मिलता है? पूर्ण स्वराज के नारे के साथ पूरी तरह से इतिहास बदल जाएगा। द होल हिस्ट्री विल बी चेंज्ड एंड वी सी बहुत सारे इनफैक्ट इंडियन नेशनल मूवमेंट के जो लीडर्स थे वो एक नया ही डायमेंशन, एक नया ही गोल बनाने की शुरुआत करते हुए इनफैक्ट इंडियन नेशनल मूवमेंट को एक नई दिशा देता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो वी फाइंड कि जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है, ये जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है, इसमें 1929 का ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि 1929 में हमने पूर्ण स्वराज का नारा दिया। अब देखिए कि ये पूर्ण स्वराज का जो गोल दिया जाता था ये लाहौर के अंदर दिया गया था और दिसंबर के 26 तारीख के बाद का जो पीरियड था उस दौरान ये डिस्कशन हुआ था कि हम लोग पूर्ण स्वराज को स्वीकारेंगे। अब इन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग पूर्ण स्वराज का दिवस सेलिब्रेट करेंगे। दिवस मतलब है वी विल सेलिब्रेट अ डे फॉर पूर्ण स्वराज, कि भारत में पूर्ण स्वराज का दिन सेलिब्रेट किया जाएगा और भारत के लोगों को मोटिवेट कराया जाएगा, भारत के लोगों को बोला जाएगा कि देखिए पूर्ण स्वराज के दिन के द्वारा हम लोग भारत की आजादी मनाएंगे। तो इन्होंने क्या डिसाइड किया था कि दिसंबर का जो लास्ट वीक है तब से लेके जो जनवरी का 4th संडे आएगा, याद रखेगा, जनवरी का 4th संडे आएगा। अब डिस्कस कब किया गया था? दिसंबर लास्ट वीक में कि कब? 1929 में, और जनवरी 1930 के अंदर जो चौथा रविवार आएगा उस दिन हम लोग पूर्ण स्वराज डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। क्या डिस्कस किया गया था? कि जनवरी का जो 4th संडे आएगा वो हम लोग पूर्ण स्वराज डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। और इस तरह से हमको देखने को मिलता है कि 1929 के दिसंबर के अंदर जो दिन डिस्कस किया गया था वो दिन जनवरी का चौथा रविवार था। चौथा रविवार जो था, द 4th संडे वाज लाइंग ऑन द 26 जनवरी 1930। क्या था? 26 जनवरी 1930 के दिन लाई करता था और इसी के कारण ये दिन को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ओरिजिनल इंडिपेंडेंस डे भाई साहब 26 जनवरी 1930 के दिन था, ठीक है, ना कि 15 अगस्त 1947 के दिन। गेटिंग माय पॉइंट? 15 अगस्त किसने किया बाय द वे? हु डिड द 15th अगस्त एज इंडिपेंडेंस डे? हाँ, मुझे बताइएगा जरूर से कमेंट सेक्शन के अंदर कि ये जो 15 अगस्त है ये तारीख किसने बदल दी? हु चेंज द डेट ऑफ द 15th अगस्त? क्योंकि इनिशियली तो 26 जनवरी था। कांग्रेस ने इनफैक्ट जो भी अपने प्रपोजल्स पास किए थे 1929 के बाद, उसके बाद 26 जनवरी वाज द ऑफिशियल इंडिपेंडेंस डे फॉर द इंडियन पीपल, क्योंकि हमने डिसाइड किया था कि जब तक आजादी नहीं मिलेगी हम लोग 26 जनवरी तक हमारा फिर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। अब 15th अगस्त की जो स्टोरी है, 15th अगस्त की स्टोरी माउंटबेटन के साथ जुड़ी हुई है। तो इंडिया का जो लास्ट वाइसरॉय था ना अपना माउंटबेटन, तो माउंटबेटन ने क्या किया भाई साहब कि उसने है ना फ्रीडम को थोड़ा प्रीपोन कर दिया। प्रीपोन करने का मतलब है कि जल्दी कर दी, और उसको है ना 15 अगस्त अपने इतिहास में लिखा के जाना था, क्योंकि 15 अगस्त उसके साथ वर्ल्ड वॉर 2 के साथ एक घटना के साथ जुड़ा हुआ था। तो उसको लग रहा
रहा था कि मैं इंडिया को 15 अगस्त के दिन ही इंडिपेंडेंस करूंगा, तो उसने इनफैक्ट 15 अगस्त के दिन इंडिया को इंडिपेंडेंस देने के लिए घोषणा कर दी 3 जून प्लान के अंदर। ऑन द 3 जून 1947 माउंटबेटन ने अपना एक प्लान दिया था, हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे चैप्टर के अंदर थोड़ा बहुत दिया हुआ है। तो उसके बाद जो तारीख है भारत की आजादी की बदल जाती है, और फिर कांग्रेस ने भी इनफैक्ट वेट नहीं किया। कांग्रेस ने कहा कि देखो हम ऑफिशियली जो 26 जनवरी का दिन सेलिब्रेट करते थे, बट अगर आज हमको 15 अगस्त के दिन आजादी दे रहे हो तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद फिर हमने जब हमारा आईन लिखा, आईन का मतलब है संविधान, तो संविधान लिखने के बाद हमने डिसाइड किया कि भाई 26 जनवरी के दिन हम लोग संविधान को लागू करेंगे। तो वी विल एनेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 जनवरी 1950, है ना। तो हम लोग उस दिन रिपब्लिक बने। ऐसे तो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 के दिन, आपने पढ़ा होगा पॉलिटी की किताब के अंदर भी, यू माइट हैव स्टडी इन द बुक्स ऑफ पॉलिटी एंड हिस्ट्री एज वेल। बट 26 नवंबर 1949 के दिन पॉलिटी मतलब आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तैयार हो गया, डॉक्यूमेंट तैयार हो गया, बट वेट किया गया 2 महीने के लिए। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी का दिन भारत के इतिहास के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां से क्वेश्चन आता है मेरे दोस्तों, क्वेश्चन क्या आता है कि इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी 1930 के दिन कैसे मनाया जाता है। इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी 1930 के दिन क्यों मनाया गया है, कैसे मनाया गया है, उसके पीछे का क्या सिग्निफिकेंस है। आपको ये सब पॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चन आता रहता है, तो थोड़ी तैयारी अच्छी तरह से करिएगा। लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट। और उसके बाद अब समय बदल जाता है। अब देखिए क्या हुआ, गांधी जी ने नारा दिया कि हमारा गोल होगा पूर्ण स्वराज। क्या होगा? पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज का गोल जो है कब डिस्कस किया गया था? 1929 के अंदर, 1929 में डिस्कस किया गया। उसके बाद इनफैक्ट जनवरी 1930 के अंदर हमने इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट किया पहली बार। क्या हुआ? इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट किया, फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, याद रखिएगा, 26 जनवरी 1930 के बाद। अब देखिए समय आगे चला गया, और जैसे जैसे समय आगे गया तो गांधी जी जनवरी 1930 में वाइसरॉय को एक लेटर लिखते हैं। किसको लिखते हैं? वाइसरॉय को एक लेटर लिखते हैं। कौन लिखता है? गांधी जी लिखते हैं, याद रखेगा। गांधी विल बी राइटिंग अ लेटर टू द वाइसरॉय। गांधी जी वाइसरॉय साहब को एक लेटर लिखेंगे, और वाइसरॉय को इनफैक्ट लेटर के अंदर अपनी जो 11 पॉइंट्स की डिमांड थी, वो 11 पॉइंट्स की डिमांड को सरकार को रेज करते हैं, और सरकार को कहते हैं कि देखिए मैं आपको लेटर के द्वारा अपनी जो 11 पॉइंट की डिमांड है वो आपको फुलफिल कराने के लिए रिक्वेस्ट करता हूं। आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू फुलफिल माई 11 पॉइंट्स डिमांड। हम चाहते हैं कि हमारी मांग मानी जाए। और इस तरह से इनफैक्ट गांधी जी जो है वाइसरॉय को 11 पॉइंट की डिमांड लिखेंगे। वाइसरॉय ये लेटर को पढ़ते भी नहीं है, और नहीं पढ़ते हैं उसके कारण क्या होता है, मार्च की 12 तारीख के अंदर, याद रखिएगा 12 मार्च 1930 के दिन गांधी जी ने डिसाइड किया कि टू अचीव द गोल ऑफ पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज का जो गोल था वो अचीव करने के लिए मैं 12 मार्च 1930 के दिन एक नया आंदोलन की शुरुआत करूंगा। और ये जो नया आंदोलन था, नाम था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। क्या नाम था? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। याद रखेगा, आपको कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या था और किस तरह से शुरुआत हो गया। इसको सीडीएम कहते हैं, सविनय कानून भंग के रूप में पहचानते हैं। अब ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, जो सीडीएम के रूप में पहचाना गया है, ये कैसे होता है शुरुआत, और इसकी क्या इनफैक्ट इंपॉर्टेंस थी, उसको एक एक करके समझाते हैं। अब देखिए, गांधी जी इनफैक्ट डिसाइड करते हैं कि मैं अपना जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, मैं सरकार को डिसोबे करूंगा, सरकार की कानून पद्धति को डिसोबे करूंगा, शासन पद्धति है उसको डिसोबे करूंगा, एंड आई विल मेक श्योर कि मेरा जो डिसोबे करने का इंटेंशन है, वहां पे मैं कानून ब्रेक करूंगा। ठीक है, तो आई विल ब्रेक द लॉ। मैं क्या करूंगा? अंडर द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आई विल ब्रेक द लॉ। जितना भी कोई भी कानून है वो कानून को मैं तोड़ूंगा। आई विल ब्रेक द लॉ, आई विल मेक श्योर कि मैं कानून को तोड़ूं। पर कानून को किस तरह से तोड़ूंगा? तो मैं शांतिप्रिय रूप से तोड़ूंगा, इन अ पीसफुल वे। मैं कोई ऐसे कानून नहीं तोड़ूंगा कि जहां पे राडा राड़ी हो जाए, किसी को है ना खचाखची हो जाए, वायलेंस हो जाए। तो गांधी बहुत शांतिप्रिय रूप से मानते हैं कि भाई हम लोग कानून को तोड़ेंगे। कानून को तोड़ने के लिए उन्होंने इनफैक्ट डिसाइड किया कि एक नमक का कानून है। किसका कानून है साहब? नमक का कानून है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, है ना? सो गांधी डिसाइडेड कि आई विल बी ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ। जो नमक का कानून है उसको मैं तोड़ूंगा। और नमक का कानून कैसे तोड़ा जाएगा? तो गांधी उस टाइम पे कहां पे रहते थे? वेयर वाज गांधी लिविंग? गांधी यूज्ड टू स्टे इन गुजरात एट दैट टाइम, एंड बिकॉज ही वाज स्टेइंग इन गुजरात एट दैट टाइम, तो गांधी जी ने डिसाइड किया कि मैं गुजरात में रह रहा हूं। ये रहा अहमदाबाद के अंदर तो नमक बनता नहीं है। नमक बनने की बहुत सारे इनफैक्ट साउथ गुजरात के अंदर बहुत सारी जगह है। तो यहाँ पे आपको डांडी करके जगह मिलेगी। कौन सी मिलेगी साहब?
दांडी करके जगह मिलेगी नियर सूरत। कहाँ पे मिलती है? साउथ गुजरात के अंदर, सूरत के अंदर। और गांधी जी ने डिसाइड किया कि ये जो दांडी करके जो जगह है अहमदाबाद के अंदर, गांधी जी रहते थे साबरमती आश्रम में, और साबरमती आश्रम से जो दांडी वाली जगह है वहां तक गांधी जी पैदल चल के जाएंगे। ये पैदल चल के जब जा रहे होते हैं तो इनसे यहाँ से इनफैक्ट गांधी जी का मार्च शुरू हुआ। और कहते हैं कि 12 मार्च 1930 के दिन, 12 मार्च 1930 के दिन गांधी जी ने जब दांडी के अंदर इनफैक्ट अपना जो है वो चीजें छोड़ दी, आश्रम क्या अहमदाबाद का आश्रम छोड़ दिया। और 6 अप्रैल 1930 के दिन, याद रखेगा 6 अप्रैल 1930 के दिन गांधी जी पहुंचे दांडी। ही विल रीच दांडी। और दांडी पहुंचने के बाद वहां पे जो नमक था वो नमक के कानून को तोड़ दिया। कैसे तोड़ा? तो अंग्रेजों ने नमक के ऊपर मोनोपोली बनाई थी। अंग्रेजों ने नमक के अंतर्गत ये चीज लिखी थी अपने कानून व्यवस्था के तहत कि नमक का उत्पादन कोई नहीं कर सकता, नमक के ऊपर आपको टैक्सेस पे करने हैं। नमक एक ऐसी मोनोपोली है जो सरकार के ऊपर होगी, और नमक एक ऐसी कंडीशन है जहां नमक एक ऐसी कमोडिटी है जो सबके लिए जरूरी है। मतलब आप देखिए, अमीर हो या गरीब, कोई भी इंसान होगा, राजा हो या रंक, नमक तो चाहिए साहब, है ना। तो बड़े बड़े खानसामे भी कहते हैं नमक स्वाद अनुसार। क्यों कहते हैं साहब? क्योंकि नमक के बिना यार खाना अधूरा रहता है साहब, है ना। और आप कितना भी वो है ना मसाले डाल दो, कितना भी तड़का मार दो, पर अगर आपने नमक नहीं डाला तो क्या होगा? खाने का ओरिजिनल टेस्ट नहीं आएगा। गांधी जी को लग रहा था कि नमक एक ऐसा कमोडिटी है जो पूरे भारत के साथ यूनिवर्सली अप्लाई होता है। यूनिवर्सल अप्लाई का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक ऐसी कमोडिटी है जो पूरे भारत के लोगों को टच करती है, एक ऐसी कमोडिटी है जहां पूरे भारत के लोग इसके साथ सहानुभूति रखते हैं, एक ऐसी कमोडिटी है जहां पे अमीर हो या गरीब सबको इसके ऊपर कानून पे करना पड़ रहा है, ठीक है, इसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है। तो अंग्रेजों ने जो नमक है इसके ऊपर जो टैक्स लगाया था, गांधी जी ये टैक्स का बॉयकॉट करते हुए आपकी जो नमक सत्याग्रह है उसकी शुरुआत कर देंगे। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो वी सी कि गांधी विल बी स्टार्टिंग दिस होल पॉइंट। और गांधी जी ने डिसाइड किया कि मैं इनफैक्ट एक ऐसी जगह के ऊपर चलूंगा जहां नमक का जो कानून है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, सॉल्ट का जो लॉ है उसको तोड़ दूंगा। गेटिंग माय पॉइंट। अब देखिए कि ये कानून की खासियत क्या थी। कानून की खासियत ये थी कि ये कानून के तहत अंग्रेजों ने मोनोपोली बना दी थी इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड द सेल ऑफ द सॉल्ट। हाँ, नमक का उत्पादन में और नमक को बेचने में भारत के लोगों के पास कोई अधिकार नहीं है। भारत के लोग पूरी तरह से ब्रिटिश हुकूमत के तहत है। भारत के जितनी भी शासन पद्धति के लोग थे उन सबको पूरी तरह से दबाने की कोशिश की जा रही है। और भारत की जो शासन पद्धति जो थी, भारत के अंदर की जो शासन पद्धति थी, इसमें अंग्रेजों ने बहुत सारे ऊटपटांग कानून बनाए थे। तो गांधी जी को लग रहा था कि मैं सिविलियन वे के अंदर, किसके द्वारा? सिविलियन वे के अंदर इनफैक्ट नमक के कानून को तोड़ूंगा। आई विल बी डिसअबोइंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड इन अ वेरी सिविलियन वे। इसके लिए एक नाम, ये आंदोलन है, इसका नाम भी क्या पड़ गया? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। द रीजन व्हाई द नेम इज द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इज दिस ओनली। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो इन दिस सिचुएशन गांधी डिसाइडेड टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ। उन्होंने इनफैक्ट डिसाइड कर दिया, क्योंकि गांधी जी को लग रहा था कि नमक के ऊपर आप जो कानून पास करके भारत के लोगों को दबाने की कोशिश करो, ये बहुत ही गलत चीज है। गेटिंग माय पॉइंट। गांधी कहते हैं कि इट वाज सिंफुल टू टैक्स द सॉल्ट। आप नमक के ऊपर जब कानून बना के उसके ऊपर टैक्सेशन कर रहे हो तो ये बहुत पापी घटना है, ये बहुत पापी चीज है। व्हाई गांधी सेज द सॉल्ट इज सिंफुल टू बी टैक्स्ड? क्योंकि सॉल्ट एक ऐसी चीज है वो सबके लिए काम में आती है। गेटिंग माय पॉइंट। तो इसके लिए गांधी जी ने क्या किया? लोगों को मोटिवेट किया, लोगों को कहा कि आपको जहां जहां गलत दिख रहा हो, वहां पे आप नमक का कानून तोड़ने की शुरुआत करो। इन दिस सिचुएशन द सॉल्ट मार्च रिलेटेड द जनरल डिजायर ऑफ द फ्रीडम टू स्पेसिफिक ग्रीवियंस शेयर्ड बाय एवरीबॉडी एंड थस डिड नॉट डिवाइडेड द रिच एंड द पुअर। अमीर हो या गरीब हो, सब लोग नमक के ऊपर टैक्स पे किया करते थे। गांधी कहते हैं कि नमक तो एक ऐसी कमोडिटी है जो नेचुरली भी बन जाती है। नमक एक ऐसी कमोडिटी है जो आप देखिएगा तो जो खारा पट्टा होता है, जो समुद्र के किनारे वाला रीजन होता है, वहां पे आराम से आपको, है ना, ऐसे ही बनने वाली प्रोडक्शन के रूप में मिल जाएगी। तो वो सब सिचुएशन में गांधी कहते हैं कि दिस इज नॉट राइट, ये गलत चीज है और मैं इसका पूरी तरह से बॉयकॉट करता हूं, मैं इसको डिसओबे करूंगा, पर शांति प्रिय रूप से डिसओबे करूंगा। इस तरह से गांधी जी इनफैक्ट दांडी के पास पहुंचते हैं
6 अप्रैल के दिन दांडी की तरफ पहुंचेंगे। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, और जो नेचुरल सॉल्ट था जो जमीन के अंदर बन रहा था उस टाइम पे, क्योंकि समुद्र किनारा है, आप अगर कोस्टल एरिया में रहते होंगे तो आपको पता होगा कि नमक तो नेचुरली ही ऐसे प्रोड्यूस हो जाता है। नमक को आपको है ना बनाने के लिए कोई ज्यादा जद्दोजहद ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी, सिवाय कि रिफाइनिंग करना हो तो बात अलग है, पर नेचुरल सॉल्ट तो आपको अवेलेबल होगा। इनफैक्ट आप देखिए, हम लोग जो कोस्टल एरिया में रहते हैं वहां पे बहुत ही खारी जमीन होती है, वहां पे जो लैंड होती है कैसी होती है, बहुत ही सॉल्टी लैंड होगी। तो आपका जो टरेन होगा, जो लैंड का टरेन होगा, बहुत ही सॉल्टी होता है साहब। तो ये सब चीज से हमको समझ में आता है, ये सब चीज से हमको समझ में आता है कि गांधी जी ने नमक का कानून तोड़ा बाय पिकिंग अप अ लंप ऑफ नेचुरल सॉल्ट। प्राकृतिक जो आपका सॉल्ट था, वो सॉल्ट को उन्होंने इनफैक्ट जो टुकड़ा था उसको उठाया 6 अप्रैल के दिन। गांधी जी थे, गांधी जी के साथ और भी लोग थे। शी इज मिठूबेन पेटिट, अ पारसी लेडी फ्रॉम बॉम्बे, एंड शी वाज द डिसाइपल ऑफ गांधी। वो गांधी जी की डिसाइपल थी, उनकी फॉलोअर हुआ करती थी। अब देखो गांधी जी ने क्या किया, तो मैंने आपको बताया कि करीबन 250 माइल के आसपास गांधी जी चले। मतलब आप पकड़ के चलो कि 300 किलोमीटर से ज्यादा होगा, अराउंड 350 to 400 किलोमीटर के बीच में आपको मिलेगा। और गांधी जी इनफैक्ट साबरमती से निकलते हैं। साबरमती एक वो जगह थी जहां पे उनका आश्रम हुआ करता था। इनफैक्ट ये जो आश्रम था गांधी जी का, ये आश्रम के अंदर से इनफैक्ट गांधी जी विदाई लेते हैं और फिर उसके बाद दांडी की तरफ जाने की शुरुआत करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट। अब क्या होता है, गांधी जी वहां पे जाते हैं, प्राकृतिक जो सॉल्ट है, नेचुरल सॉल्ट है, उसको वहां से लेंगे और उसके बाद इनफैक्ट उन्होंने वहां पे जो समुंदर जो है वो समुंदर का जो पानी है उसको बॉईल किया। बॉईल करने के बाद इनफैक्ट वहां से नमक का प्रोडक्शन किया। गेटिंग माय पॉइंट। अब क्या होता है, व्हाट इज हैपनिंग, जैसे ही गांधी जी ने नमक का कानून तोड़ा, द मोमेंट गांधी जी ब्रोक द सॉल्ट लॉ, तो उसके बाद तो फिर इतिहास बदल गया। क्यों बदल गया साहब? क्योंकि फिर गांधी जी ने जो किया उसको देख के सब लोग मोटिवेट हो गए कि बोले गांधी कर रहे हैं तो हमको भी करना पड़ेगा। इफ गांधी इज डूइंग, वी आर सपोज्ड टू डू दैट। गेटिंग माय पॉइंट। So what we see कि the peasants, tribal women participated in large numbers. Business Federation published a pamphlet on the salt issue. इंडिया के मल्टीपल लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट करने की शुरुआत कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की। गांधी जी ने इनफैक्ट लोगों को मोटिवेट किया कि आपको नमक का कानून तोड़ना है। और गांधी जी ने शुरू कहां से किया था, तो गांधी जी ने शुरू किया था फ्रॉम अहमदाबाद टू दांडी। उसके बाद भारत के अलग अलग रीजन्स में जैसे मैं आपको बताऊंगा यहां आपके मलाबार रीजन के अंदर आंदोलन हुआ। उसी तौर के ऊपर आपको ये आंध्र प्रदेश और मद्रास वाले रीजन के अंदर आंदोलन होगा। उसी तौर के ऊपर आपको महाराष्ट्र के अंदर आंदोलन मिलेगा। उसी तौर के ऊपर आपको ये बांग्लादेश वाला रीजन है, मतलब आज का जो बंगाल वाला रीजन है, वहां पे आंदोलन मिलेगा। उड़ीसा वाले प्रदेश के अंदर भी लोग आंदोलन करेंगे। तो इंडिया के ज्यादातर जितने भी कोस्टल एरियाज थे जहां पे ये सॉल्ट प्रोडक्शन का कानून पूरी तरह से लागू किया जा रहा था, उन सब जगह के ऊपर हमको क्या देखने को मिलता है, एक नया सत्याग्रह मिला। ये सत्याग्रह को हम लोग क्या कहेंगे, एक नया सत्याग्रह मिला। ये सत्याग्रह को हम लोग क्या कहेंगे, ये सत्याग्रह को हम लोग कहेंगे द सॉल्ट सत्याग्रह। इसको क्या कहेंगे दोस्त, इसको कहा जाता है सॉल्ट सत्याग्रह, या इसी को ही नमक सत्याग्रह के रूप में पहचाना गया है। क्या पहचाना गया है, सॉल्ट सत्याग्रह, या इसी को ही हम लोग नमक सत्याग्रह के रूप में पहचानते हैं। ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग दैट वी फाइंड, हमको पहली चीज यहाँ पे मिलती है, नमक सत्याग्रह या सॉल्ट सत्याग्रह का उद्भव कैसे हुआ, नमक का जो कानून था वो कैसे चलता है, उसके पीछे किस तरह से फाउंडेशन जिम्मेदार थे। ये सब पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपके ज्यादातर क्वेश्चंस भी निकलते रहते हैं और गोल गोल करके जो भी घटनाएं हैं वो भी आपको पूछी जा सकती है। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। अब देखिए आगे क्या होता है, व्हाट इज हैपनिंग। जैसे ही गांधी जी ने ये आंदोलन की शुरुआत की, गवर्नमेंट को पता चल गया कि वंस द गांधी स्टार्टेड द मूवमेंट, तो पूरे इंडिया में इसका इंपैक्ट पड़ा। अब जब पूरे इंडिया के अंदर इंपैक्ट पड़ता है तो क्या होता है, गवर्नमेंट का तुरंत ही रिएक्शन आ जाएगा। ठीक है, सो वी सी दैट द गवर्नमेंट रिएक्शन स्टार्टेड कमिंग बैक। सरकार ने इनफैक्ट गांधी जी को अरेस्ट करने की शुरुआत की। आदि इत्यादि कांग्रेस के जो भी लीडर्स थे उनको भी अरेस्ट करने की शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, तो एनसीईआरटी क्या लिखती है आगे, व्हाट डज द एनसीईआरटी राइट्स अबाउट, उसको समझने की कोशिश करते हैं। द गवर्नमेंट ट्राइड टू क्रश द मूवमेंट थ्रू ब्रूटल एक्शंस अगेंस्ट पीसफुल सत्याग्रही, थाउजेंड्स वर सेंट टू जेल। इनफैक्ट आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना बताता हूं, गांधी जी तो क्या हुआ कि अप्रैल के बाद मई महीने में ही अरेस्ट हो गए, मतलब आफ्टर जस्ट अ मंथ उनको अरेस्ट कर दिया जाता है बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि सरकार नहीं चाहती थी गांधी जी बाहर घूमे, क्योंकि ये अगर बाहर घूमते रहेंगे तो लोग
लोगों को मोटिवेट करेंगे। ये अगर बाहर घूमते रहेंगे तो लोगों को कहेंगे कि तुम और कानून तोड़ो, तुम और कानून तोड़ो, तुम और आंदोलन करो। गेटिंग माय पॉइंट? तो सरकार नहीं चाहती थी कि जो आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वो आगे पॉपुलर हो जाए, तो सरकार ने क्या किया, पकड़ लिया। अब बहुत लोग इनफैक्ट शांतिप्रिय रूप से आंदोलन करेंगे। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सत्याग्रह है जिसका नाम है धरासना सत्याग्रह। याद रखेगा, धरासना सॉल्ट सत्याग्रह वो इतना शांतिप्रिय था कि बात मत करिए, और इसको बहुत ही रूथलेसली गवर्नमेंट ने सप्रेस किया था। ठीक है, तो धरासना सत्याग्रह के अंदर आपको अली इमाम मिलेगा, फिर मणिलाल मिलेंगे, मणिलाल वाज द सन ऑफ गांधी बाय द वे, फिर आपको ये सरोजिनी नायडू जैसे लोग मिलेंगे। ठीक है, उन सब ने काफी अच्छी बड़ी मात्रा में इनफैक्ट पार्टिसिपेट भी किया था। देखिए क्या होता है, व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, जब गांधी जी ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब नेशनल मूवमेंट के अंदर लोगों को मोटिवेट किया तो बहुत बड़ी मात्रा में वुमेन पार्टिसिपेशन भी बढ़ता है। एक चीज याद रखेगा, नेशनल मूवमेंट का थोड़ा बहुत थीम बता रहा हूं मैं आपको। नेशनल मूवमेंट के अंदर जब हम लोग इनिशियल फेज देखते हैं, ये वाला फेज, हाँ ये वाला फेज, मतलब 1850 से लेके जैसे 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 हम लोग आगे जा रहे हैं 1920s के पीरियड में, तो हमको एक चीज बहुत ही प्रोमिनेंट देखने को मिलती है कि वुमेन पार्टिसिपेशन जो था, वो वुमेन पार्टिसिपेशन बहुत ही कम हुआ करता था। याद रखेगा, वी फाइंड वेरी लेस पार्टिसिपेशन फ्रॉम द वुमेन इन द अर्ली फेज। इन द अर्ली फेज आई एम टॉकिंग अबाउट। तो वुमेन का पार्टिसिपेशन आपको बहुत कम मिलेगा। वी फाइंड वेरी लेस पार्टिसिपेशन फ्रॉम द वुमेन। बट जैसे जैसे समय आगे गया, एज एंड व्हेन द टाइम प्रोग्रेस्ड, जैसे जैसे समय आगे गया, तो जब गांधी पिक्चर के अंदर आए, व्हेन गांधी केम इनटू द पिक्चर, तो उसके बाद हमको देखने को मिलता है कि वुमेन पार्टिसिपेशन बहुत हाई होगा। ठीक है, सो गांधी जी के आगमन के बाद हमको एक चीज बहुत प्रोमिनेंट मिलती है कि स्त्रियों का योगदान बहुत बढ़ जाता है नेशनल मूवमेंट के अंदर। ठीक है, तो एक बार यूपीएससी ने मेंस के अंदर क्वेश्चन पूछा था कि डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन द नेशनल मूवमेंट। ठीक है, कि भाई जो स्त्री है, औरतें हैं, जिनका क्या योगदान है इन द नेशनल मूवमेंट के अंदर, है ना। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, दे विल आस्क यू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो मेरा काम यही है कि मैं आपको दिशा दूं, एनसीईआरटी के अंदर आपको क्या क्या दिया हुआ है। देखिए बहुत सारे वुमेन पार्टिसिपेंट्स मिलेंगे, मतलब एनी बेसन से शुरू करो, सरोजिनी नायडू की बात करो, मैं तो रानी लक्ष्मीबाई के जमाने की बात भी कर सकता हूं, क्योंकि उन्होंने भी अपनी आजादी के लिए ही लड़ाई की थी साहब, है ना। ये रानी चिन्नाम्मा हो गए जिन्होंने कित्तूर के अंदर विद्रोह किया था। तो ऐसे तो बहुत सारे स्टेट्स मिलेंगे जहां पे आपको वुमेन का कंट्रीब्यूशन मिलेगा, वुमेन का पार्टिसिपेशन मिलेगा, बहुत बड़ी मात्रा में मिलेगा। ये सब चीजें हमको मिलती है। अब कहने की बात क्या है मेरी, कहने की बात मेरी ये है कि वुमेन का पार्टिसिपेशन है, जो स्त्रियों का योगदान है, वो बढ़ने की शुरुआत होगी इन द नेशनल मूवमेंट। फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। अब जब वुमेन पार्टिसिपेशन आपका बढ़ता है, व्हेन द वुमेन पार्टिसिपेशन इंक्रीजेस इन द नेशनल मूवमेंट, तो एनसीईआरटी इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ देती है। एनसीईआरटी हमको इंपॉर्टेंट पैराग्राफ देती है और एनसीईआरटी कहती है कि किन किन वुमेन ने पार्टिसिपेट किया था, किन किन वुमेन ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो आपको वुमेन के अंदर एक तो पहले तो यहाँ पे नाम पता होना चाहिए, मिठूबेन पेटीट। क्या नाम है? मिठूबेन पेटीट। ये फोटोग्राफ में नहीं दिया हुआ है, पर मेरा एज अ टीचर आपका एक मेरा कर्तव्य बनता है, मेरी एक फर्ज बनती है आपको कि मैं आपको उसके पीछे की जो बैकग्राउंड स्टोरी है वो भी बताता रहूं, क्योंकि हिस्ट्री में तो क्या है, स्टोरी का ही कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है साहब। अगर यही फैक्ट को मुझे खाली देख के बोल देना होता तो फिर लेक्चर लेने का कोई मजा भी नहीं आता, है ना। सही बात है कि गलत बात है, बताओ दोस्तों यार, है ना। तो ऑलवेज रिमेंबर, है ना। तो आप जब भी इनफैक्ट कोई चीजों को देख रहे हो, जब एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हो, तो एनसीईआरटी को अच्छी तरह से पढ़िएगा। प्लीज डोंट ट्राई टू रीड इट फ्रॉम द फैक्चुअल पर्सपेक्टिव। हाँ, मैंने ज्यादातर स्टूडेंट्स को देखा है कि एनसीईआरटी को बहुत फैक्चुअल देखते हैं। इनफैक्ट एनसीईआरटी के अंदर से आप मेंस का अच्छी तरह से आंसर लिख पाओगे, मैं आपको गलत नहीं कह रहा हूं। अगर आपने थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है और ये लेक्चर्स के द्वारा अगर आपको थोड़ा बहुत हेल्पफुल हो रहा है, तो मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन के अंदर भी बताइएगा कि आपको किस तरह से ये जो लेक्चर्स है वो कंसोलिडेट करने में मदद आती है। लोग बहुत सारे कमेंट्स करते रहते हैं कि सर जल्दी निपटाओ। अरे देखो यार, अपना टाइम होता है हर एक स्पीड का, और जो भी टॉपिक होता है उसको कंप्लीट करने के लिए मुझे अपना, है ना, एक मोशन बनाना पड़ता है, वो ऐसे नहीं आता है साहब। और जल्दी निपटाने में क्या होता है, फिर क्वालिटी मेंटेन नहीं रहेगी, है ना। तो मैं धीरे धीरे आपको करा रहा हूं। मेरा कराने का इंटेंशन एनसीईआरटी यही है कि आप जब इसके बाद कोई रेफरेंस बुक पढ़ोगे तो आपको कुछ नया नहीं लगेगा, कुछ नया नहीं लगेगा सिवाय कि फैक्ट्स बहुत सारी आएगी, कुछ एनालिसिस का डायमेंशन बदलेगा। बट आप जब पढ़ोगे और आप जब मेरे साथ प्लस के ऊपर भी आओगे, तो आपको बहुत ही थीमेटिक वे के अंदर पिक्चर क्लियर होगा कि सर हमने कुछ ऐसा पढ़ा था, सर हमने कुछ ऐसा देखा था, सर हमने ये टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था। तो आपको ऑटोमेटिकली पीछे है ना चीजें रिकॉल हो जाती है, और आपको जान के हैरानी होगी ये जो रिकॉल होने की जो मेमोरी टेक्निक है वो आपको सबसे ज्यादा एग्जाम में मदद रूप करेगी। क्योंकि होता क्या है, क्योंकि जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे होते
मेरे दोस्तों, तो एग्जाम की तैयारी में आपको क्या बहुत सारा इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाता है, और वो होता ही है। आज तो जमाना भी ऐसा आ गया है जहां पे इतना सारा इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो रहा है कि बात मत करो। अब जब इतना सारा टू मच इंफॉर्मेशन का ओवरलोड होता है, when too much information overload will take place, तो what happens is that कि हमको यही देखने को मिलता है कि इतनी सारी माहिती, इतनी सारी ये आ गई, वो आ गई, फला आ गई, तो फिर इशू क्रिएट ये होता है कि हम रिकॉल नहीं कर पाते हैं। और जब आप इस प्रकार से लेक्चर को समझे हो तो आप आराम से रिकॉल भी कर पाओगे, आपकी जो चीजें हैं वो भी पिक्चर क्लियर होता रहेगा। अब अभी देखते हैं क्या होता है, व्हाट इज हैपनिंग, कि देयर वर मल्टीपल वुमेन इन द फ्रीडम स्ट्रगल। क्या लिखता है एनसीईआरटी, देयर वर मल्टीपल वुमेन इन द फ्रीडम स्ट्रगल। बहुत सारी आपको वुमेन पार्टिसिपेंट मिलेगी जिन्होंने आजादी के आंदोलन के अंदर पार्टिसिपेट किया। उनमें से एक लेडी के बारे में लिखा गया है, नाम लिखा गया है अंबाबाई। क्या लिखा गया है, अंबाबाई। कहां से बिलोंग करते थे, कर्नाटका से बिलोंग करते थे। तो एक और क्वेश्चन प्रीलिम्स के अंदर आ गया साहब। तो आपको डांडी के अंदर कौन थे, डांडी के अंदर मिठूभाई पेटीट हुआ करते थे। पहला क्वेश्चन तो ये आ गया साहब आपको। इसके सिवा और भी वुमेन थे, जैसे एक थी मैडलिन स्लेड। मैडलिन स्लेड का नाम सुना है कि नहीं सुना आपने, मैडलिन स्लेड का नाम नहीं सुना साहब। हु वाज मैडलिन स्लेड, MADELINE मैडलिन स्लेड। ये मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, आपके लिए होमवर्क छोड़ के जा रहा हूं। गांधी जी की डिसाइपल थी, इंडियन नेशनल मूवमेंट में उनके साथ ही रहा करती थी। मैडलिन स्लेड, मैडलिन स्लेड, ठीक है, हमको तोड़ दिया है शब्द। आपको मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि हु वाज मैडलिन स्लेड एज अ लेडी, शी वाज द डिसाइपल ऑफ गांधी, और उनके साथ नेशनल मूवमेंट में रहती है। अब देखिए वापिस आ जाते हैं हम लोग डिस्कस कर रहे थे द स्टोरी ऑफ अंबाबाई। किसकी बात कर रहे थे, अंबाबाई की, जहां पे उनका कंट्रीब्यूशन क्या था फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखिए नेशनल मूवमेंट के अंदर वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, उसके पीछे बहुत सारे कारण थे। One of the fundamental reasons why the national movement had increased in the women participation was the entry of Gandhi. अब देखिए क्या होता है, क्या लिखता है, वुमेन फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, क्या लिखता है एनसीईआरटी, डाइवर्स बैकग्राउंड पार्टिसिपेटेड इन द नेशनल मूवमेंट। बहुत सारे अलग अलग समाज की जो वुमेन थी, जो लेडीज थी, जो स्त्री हुआ करती थी, उस टाइम पे भागीदारी लेती है। यंग एंड ओल्ड, सिंगल एंड मैरिड, दे केम फ्रॉम रूरल एंड अर्बन एरियाज, फ्रॉम बोथ कंजर्वेटिव एंड लिबरल होम्स। मतलब अलग अलग प्रकार की बैकग्राउंड से बिलोंग करने वाली वुमेन पार्टिसिपेशन हमको नेशनल मूवमेंट के अंदर मिलेगी। अब ये अच्छी बात है, क्यों, क्योंकि इनिशियली जो वुमेन पार्टिसिपेशन था वो खाली इलीट क्लास ऑफ पीपल से मिलेगा। जैसे मैं आपको यहां से समझाता हूं, जब हम लोग वुमेन पार्टिसिपेशन की बात करेंगे, तो जब कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 के अंदर, तो इनिशियली कांग्रेस के अंदर पहली वुमेन स्पीकर के रूप में आपको कादम्बिनी गांगुली का नाम मिलेगा। नाम सुना है किसी ने, ठीक है, कादम्बिनी गांगुली, कादम्बिनी गांगुली was one of the earliest women speakers in Congress, was one of the earliest women speakers in Congress। पर बाकी तो आपको नहीं मिलेंगे, we do not find much any other else जो इनफैक्ट वुमेन के रूप में ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो वी सी की बहुत ही लिमिटेड था, और वो इलीट क्लास से थी। इलीट क्लास का मतलब है कि अर्बन एरिया से बिलोंग करती थी, उनकी फैमिली बैकग्राउंड काफी अच्छा हुआ करता था। तो वो लोग थे जो वुमेन पार्टिसिपेशन के अंदर मिलते हैं। यहां पे क्या देखने को मिला कि पहले जो था वो खाली एक लिमिटेड सेक्शन ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन मिलता है। बट व्हेन गांधी एंटर्ड द नेशनल मूवमेंट, जैसे गांधी नेशनल मूवमेंट के अंदर आए, तो गांधी जी ने वुमेन को मोटिवेट किया, वो चाहे बूढ़ी हो या इनफैक्ट यंग एज की हो, वो चाहे सिंगल हो कि मैरिड हो, वो चाहे गांव में रहती हो कि अर्बन एरिया में रहती हो, वो गांवों में रहती हो या ग्रामीण विस्तारों में रहती हो या शहरों के अंदर रहती हो, कंजर्वेटिव हो या लिबरल्स है, ठीक है। कंजर्वेटिव और लिबरल का मतलब क्या होता है साहब, कि वो इनफैक्ट अमीर घर से भी बिलोंग करती है, कहीं से भी बिलोंग करेगी। इन सब का पार्टिसिपेशन हमको देखने को मिलता है बढ़ेगा, ठीक है। सो देयर इन्वॉल्वमेंट वाज सिग्निफिकेंट फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल फॉर द वुमेन्स मूवमेंट एंड फॉर देमसेल्व्स पर्सनली। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों, क्योंकि हमको ये देखने को मिल रहा है कि इंडियन नेशनल पार्टी मूवमेंट के अंदर वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। तो दो अच्छी बातें होगी। पहली अच्छी बात क्या होगी कि एक तो इंक्लूसिवनेस आती है। इंक्लूसिवनेस समझ में आता है कि नहीं आता आपको, ठीक है। तो एक से ज्यादा समाज के लोग, अलग अलग प्रकार के लोग आएंगे तो नेशनल मूवमेंट इंक्लूसिव होएगा, तो मैनी वॉइसेस विल बी हर्ड। आप शेखर बंदोपाध्याय की किताब देखिएगा, प्लासी टू पार्टीशन, जनरली ऑप्शनल के अंदर बच्चों को पढ़ने के लिए रेकमेंड करता हूं मैं। तो शेखर बंदोपाध्याय अपने किताब के अंदर यही लिखते हैं। व्हाट डज शेखर बंदोपाध्याय राइट्स, ही राइट्स दैट द वुमेन पार्टिसिपेशन
इज वेरी नेसेसरी, वॉज वेरी इंपॉर्टेंट इन द नेशनल मूवमेंट। तो नेशनल मूवमेंट के अंदर इनफैक्ट वुमेन का पार्टिसिपेशन काफी बड़ी मात्रा में होगा, काफी अच्छी मात्रा में होगा। उसके पीछे का कारण भी उन्होंने यही बताया है, ठीक है। और ये क्या होता है, अच्छी बात है, नेशनल मूवमेंट को इंक्लूसिव भी बनाता है। और पर्सनली क्या होता है कि वुमेन के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस गेन कराता है, ठीक है। वी फाइंड सेल्फ कॉन्फिडेंस गेनिंग इन द वुमेन एज वेल, है ना। तो उसके कारण क्या होता है कि हम लोग को इनफैक्ट देखने को मिला कि वुमेन्स का पार्टिसिपेशन जब होगा तो नेशनल मूवमेंट को एक नई ही ताकत मिल जाएगी। लेट द फोर्स बी विथ यू, समझ में आया कि नहीं आया आपको, ठीक है। सो वी सी कि लेट द फोर्स बी विथ यू का कंसेप्ट आपको मिलेगा। एंड इसी के कारण इनफैक्ट इंडियन नेशनल मूवमेंट के जो लीडर्स थे वो तो चाहते थे कि वुमेन बाहर आए घर के बाहर से, स्त्रियां बाहर आए घर के बाहर से, घर के अंदर से बाहर आए, मतलब घर के बाहर से कहां, घर के अंदर से बाहर आए, लोगों को मोटिवेट करे, लोगों को एक रास्ता दिखाए और इनफैक्ट ये चीज को और इंक्लूसिव बनाएगा। और इसके कारण ही हमको ये भी लिखने को मिलता है कि भाई ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो थे वो भी इसके कारण काफी नाराज होते थे, क्योंकि उनको पसंद नहीं था कि वुमेन लीडर्स उभर के आएंगी। अब देखिए सरोजिनी नायडू 1925 के अंदर कांग्रेस की अध्यक्ष बनती है। 1924 में तो गांधी बने थे बेलगांव के अंदर। बाय द वे गांधी एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, आप किताब के अंदर पढ़ोगे तो आपको मिलेगा कि गांधी विल बी बिकमिंग कांग्रेस लीडर ओनली फॉर वन टाइम, ठीक है। बाकी सब जगह के ऊपर गांधी नहीं मिलेंगे। सरोजिनी नायडू 1925 के अंदर फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट बनती है। कौन है? सरोजिनी नायडू became the फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट। तो उनका भी एक अलग से कंट्रीब्यूशन मिलेगा, खैर उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अब देखिए क्या होता है, ठीक है। पार्टिसिपेशन इन द फ्रीडम मूवमेंट ब्रॉट वुमेन आउट ऑफ देयर होम, वो अपने घर के बाहर निकली। सिग्निफिकेंस क्या है? इट गिव देम अ प्लेस इन द प्रोफेशन, इन द गवर्नेंस ऑफ इंडिया एंड इट कुड पेव द वे फॉर इक्वालिटी विथ मैन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेशनल मूवमेंट में नेशनल मूवमेंट के अंदर वुमेन का पार्टिसिपेशन दो तीन तरह से फायदे कारक हुआ। पहला फायदा यह था कि वो घर से बाहर निकलती। अब देखिए औरतें जब घर से बाहर निकलेगी तो इंडिपेंडेंट होगी, वो उनके अंदर एक नया विचार आएगा, उनको भी लगेगा कि हमको कुछ करना चाहिए। इनफैक्ट गांधी जी वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द वुमेन पार्टिसिपेशन इन द नेशनल मूवमेंट। हाँ, मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। गांधी इनिशियली थोड़ा हेजिटेट करते थे, उनको लग रहा था कि वुमेन को पार्टिसिपेट ज्यादा बड़ी मात्रा में नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या है कि नेशनल मूवमेंट में बहुत बार हिंसा हो गई है। जैसे हमने देखा था प्रीवियस क्लास के अंदर, कि जैसे चौरी चौरा की घटना हो गई या क्रांतिकारी घटनाएं हो गई, तो उन सब के कारण क्या होता है कि वायलेंस होता है, बहुत सारा लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम क्रिएट होता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसके लिए क्या हो रहा था, उसके लिए क्या हो रहा था कि गांधी वॉज इनिशियली नॉट रेडी कि वुमेन का पार्टिसिपेशन हो। बट गांधी के बोलने ना बोलने से कुछ फर्क उतना इनफैक्ट है ना, इमीडिएटली पढ़ने की शुरुआत होगी। पर सरोजिनी नायडू फिर गांधी को कहती है कि देखो साहब, अब समय आ चुका है कि वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वुमेन का पार्टिसिपेशन नहीं बढ़ा तो इश्यू होगा और क्या, नेशनल मूवमेंट इंक्लूसिव नहीं होगा, ठीक है। सो इन दिस सिचुएशन वी सी कि वुमेन का पार्टिसिपेशन अब बढ़ता है। अब वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, उसमें एक वुमेन की स्टोरी, एक लेडी की स्टोरी दी गई है जिसका नाम है अंबाबाई। क्या नाम है? अंबाबाई। याद रखेगा, हु वाज अंबाबाई? अंबाबाई कौन थे? एक तो पहला क्वेश्चन आपको यहां से आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि अंबाबाई का कंट्रीब्यूशन क्या था नेशनल मूवमेंट के अंदर। तो इस प्रकार के आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, दे कैन आस्क यू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो हमको एक एक करके समझते हैं। अब देखो अंबाबाई कौन थे? शी बिलोंग टू कर्नाटका। पहला पॉइंट तो फैक्चुअली याद रखेगा कि शी बिलोंग टू कर्नाटका, फर्स्ट पॉइंट। और वो इनफैक्ट बहुत ही कम एज में उनकी शादी हो गई थी। अब अगर आपको याद होगा तो भारत की सरकार ने 1929 के अंदर आपका मिनिमम एज का एक कानून पास किया था। पता है, याद आया कि नहीं है आपको? ठीक है, एज ऑफ कंसेंट एक्ट हुआ करता था आपका, जो शादी के लिए कानून था 1929 में। सोशल रिफॉर्म्स के चैप्टर में हमने पढ़ा था। बट इनकी शादी तो भी 12 साल की उम्र में हो जाती है, तो उससे समझ में आता है कि ये बाल विवाह था, एक चाइल्ड मैरिज था। अब अंबाबाई के साथ ये हुआ कि उनके हस्बैंड की मृत्यु हो गई बहुत ही यंग एज के अंदर। अब देखिए कि कोई एक ऐसी लेडी, मतलब बच्ची होंगी जब उनकी शादी हुई, शी माइट हैव बीन अ चाइल्ड ओनली। 12 साल की उम्र में शादी होना मतलब एक चाइल्ड के रूप में ही मिलेगी आपको। तो शी वॉज मैरिड एट द एज ऑफ 12 और उनके हस्बैंड का मृत्यु हो गया। अब उनके हस्बैंड का मृत्यु हो गया तो उनको लग रहा था कि अब मेरा जीवन जो है, सोसाइटी तो उनको ऐसे भी डिस्कार्ड करती है। आपने देखा ही होगा वीडियो रीमैरिज को लेके क्या प्रॉब्लम हुए थे 19th सेंचुरी में, इवन 20th सेंचुरी में भी यही प्रॉब्लम चालू था। 20वीं शताब्दी के अंदर भी हमको इसी प्रकार के प्रॉब्लम मिलेंगे, ठीक है। तो वी सी कि शी वाज विडोड एट द एज ऑफ 16। अपने शादी के 4 साल के बाद उनको विडो किया जाता है, और मतलब उनके हस्बैंड की मृत्यु हो गई। और उसके बाद प्रश्न हुआ कि वो लाइफ में क्या करेगी। अब देखिए यहाँ से बात आगे चलती है। उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इंडियन नेशनल
नेशनल मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करूंगी, एंड बिकॉज आई विल बी पार्टिसिपेटिंग इनटू द इंडियन नेशनल मूवमेंट, मैं भारत के आज़ादी के आंदोलन के अंदर पार्टिसिपेट करूंगी, तो शी मेड श्योर दैट शी विल बी बॉयकॉटिंग द ब्रिटिश रूल। अब उन्होंने क्या किया, किस तरह से, ठीक है, तो याद रखेगा, एक तो फॉरेन क्लॉथ जो विदेश का कपड़ा आता था उसको पिकेटिंग करना शुरू किया। पिकेटिंग क्या होता है, मैंने आपको बताया था कल के क्लास के अंदर कि जब भी कोई विदेशी कपड़ा जहां पे मिलता है, जो दुकान के बाहर मिलता है, वहां पे बैरिकेडिंग कर दिया जाएगा। बैरिकेडिंग समझ में आता है कि नहीं आता आपको, ठीक है, तो वहां पे ना इस प्रकार के वो क्या है, ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट कर दिए जाते हैं, सो दैट जो बेचने वाला हो उसकी दुकान में कोई आ ही ना पाए, ठीक है, भारत के लोग को रोका जाए कि भाई तुम दुकान के अंदर मत जाना, ठीक है। शी पिकेटेड द फॉरेन क्लॉथ एंड ऑल्सो द लिकर शॉप्स इन उडुपी, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। अब ये कहां पे आंदोलन करते हैं, उडुपी के अंदर, कर्नाटका के अंदर ही है, मैंगलोर के पास, आपने देखा होगा समुद्र किनारा आता है, बहुत बढ़िया जगह है, ठीक है। सो वी फाइंड शी वाज विडो एट द एज ऑफ 16, शी पिकेटेड द फॉरेन क्लॉथ एंड लिकर शॉप्स इन उडुपी, शी वाज अरेस्टेड, सर्व्ड अ सेंटेंस एंड वाज री अरेस्टेड। मतलब आप समझने की कोशिश करो कि इनके अंदर की जो आग थी, कितनी सारी आग हुआ करती थी। उनको एक बार अरेस्ट किया पुलिस ने, फिर एक बार जेल में गई, वापिस आई, उसके बाद फिर से आंदोलन किया साहब। तो यू कैन इमेजिन कि ये वैसे लोग थे, ये वो से लोग थे जिन्होंने नेशनल मूवमेंट के अंदर एक नया डायमेंशन देने की कोशिश की है, जिन्होंने नेशनल मूवमेंट के अंदर लोगों को एक नई दिशा दिखाने की कोशिश की है, जिन्होंने नेशनल मूवमेंट के अंदर लोगों को बताया कि देखो हमको ये करना है साहब, ठीक है, हमको अरेस्ट करेंगे, उसके बावजूद भी हम जेल में जाएंगे, सजा को कंप्लीट करेंगे, फिर आके आंदोलन करेंगे, ठीक है, जो उखाड़ना उखाड़ दो। क्यों? क्योंकि यही गांधी तो करते थे साहब। गांधी का भी अगर आपने देखा होगा नेशनल मूवमेंट के अंदर, अरेस्ट हुए, फिर छोड़ दिए गए, फिर अरेस्ट हुए, फिर छोड़ दिए गए, चलता रहा चलता रहा चलता रहा। चलती का नाम गाड़ी आपको मिलती रहेगी, गेटिंग अ पॉइंट और नॉट, है ना। बिटवीन प्रिजन टर्म्स शी मेड हर स्पीचेस, थॉट स्पिनिंग एंड ऑर्गेनाइज द प्रभात फेरीज, ठीक है। तो इनको हमको देखने को मिलता है कि जब वो जेल के अंदर बाहर होती थी, तो अंदर होती थी जेल के अंदर तो कुछ ज्यादा नहीं कर पाएंगे, पर जब वो बाहर निकलती थी, व्हेन शी वाज रिलीज फ्रॉम द जेल, तो जेल से रिलीज होने के बाद शी यूज्ड टू डू दिस काइंड ऑफ मूवमेंट, ठीक है। तो लोगों को मोटिवेट करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, और गांव गांव के अंदर प्रभात फेरी करने के लिए। प्रभात फेरी समझ में आता है, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग होती है ये, ठीक है। और पहले की टाइम के अंदर गाँव के अंदर चलती थी, इवन आज के अंदर भी आपको बहुत सारे गाँव के अंदर प्रभात फेरी मिलेगी। मुझे पता नहीं कि आप कहाँ पे रहते हो, बट इवन इन गुजरात, यहाँ जहाँ पे मैं बेस्ड हूँ, यहाँ के कुछ कुछ गांवों के अंदर अर्ली मॉर्निंग प्रभात फेरी अभी भी चलती है, ठीक है। तो गांव के अंदर भजन संध्या करना, लोगों को मोटिवेट करना, ये सब चीजों से, ठीक है। सो अम्बाबाई रिगार्डेड दिस एज द हैप्पीएस्ट डेज ऑफ हर लाइफ बिकॉज दिस गेव इट अ न्यू पर्पज एंड कमिटमेंट, ठीक है। तो आप समझिए कि लेडी हु वाज विडोड एट द एज ऑफ 16, एक ऐसी स्त्री जिनको 16 साल की उम्र में उनके हस्बैंड की मृत्यु हो चुकी थी, समाज पूरी तरह से बॉयकॉट करने की कगार के ऊपर था, वो लेडी कहती है कि मैंने नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के बाद मेरे लिए वन ऑफ द फाइनेस्ट डेज हुआ करते थे। तो ये सब चीज़ों से हमको समझ में आता है कि इनफैक्ट नेशनल मूवमेंट में वुमेन का कंट्रीब्यूशन क्या था, ठीक है। तो वुमेन कंट्रीब्यूशन आपको यहाँ पे मिलेगा, दिस इज द वुमेन कंट्रीब्यूशन। मैंने अभी आपको समझाया, अंबाबाई करके जो स्पेसिफिक लेडी है उनके बारे में आपको कंट्रीब्यूशन पूछा जा सकता है। अब क्या मैं आपको अगर क्वेश्चन पूछता हूँ कि डिस्कस द रोल ऑफ द वुमेन इन द नेशनल मूवमेंट, हाउ इट इम्पैक्टेड द लाइफ बाय पार्टिसिपेटिंग इनटू द नेशनल मूवमेंट, भारत के आज़ादी के आंदोलन के अंदर वुमेन का कंट्रीब्यूशन क्या था, पहला प्रश्न, और उनके जीवन के ऊपर कैसे इम्पैक्ट करता है, कैसे असर करता है, दूसरा प्रश्न। अगर ऐसा पूछा जाए तो आप लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे साहब, है ना। तो देखो क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, एनसीईआरटी के अंदर से भी क्वेश्चंस निकल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी के अंदर से क्वेश्चन नहीं निकलते हैं। प्रॉब्लम हमारे साथ यही होता है कि हम है ना कभी कभी एनसीईआरटी को ग्रांटेड ले लेते हैं। ग्रांटेड समझ में आता है, हमको लगता है कि ये चल रहा है, चलने दो, इस तरह से बातें चल रही है, ठीक है, एनसीईआरटी को थोड़ी कोई पढ़ेगा। अभी नेक्स्ट ईयर 2-3 साल के बाद अंबाबाई के ऊपर से क्वेश्चन आ जाएगा, तो क्या करोगे आप? तो आपको समझ में नहीं आएगा अंबाबाई कौन थे साहब, ठीक है। आपको यही लगेगा कि अंबाबाई कौन हुआ करते थे। गेटिंग माय पॉइंट। अब आगे चलते हैं, व्हाट डू लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब क्या हुआ, व्हाट वी सी कि गांधी जी जो है वो वुमेन के पार्टिसिपेशन को लेके अपने विचार क्या रखते थे, गांधी जी वुमेन के पार्टिसिपेशन को लेके अपने विचार क्या रखते थे, उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या हो रहा है, वुमेन हाउएवर हैड टू फाइट फॉर द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट। क्या लिखते हैं एनसीईआरटी कि सब औरतों को इनफैक्ट नेशनल मूवमेंट के अंदर तुरंत ही पार्टिसिपेट करने का अधिकार नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि देयर वाज मेनी इश्यूज एट दैट टाइम, बहुत सारे इश्यूज चल रहे थे नेशनल मूवमेंट के अंदर, एंड देयर वाज अ सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी दैट डिड नॉट लाइक द एंट्री ऑफ वुमेन इन द नेशनल मूवमेंट। एक भारतीय आज़ादी के आंदोलन के अंदर एक वर्ग ऐसा था जो नहीं चाहता था कि वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़े, ठीक है। सो ड्यूरिंग द सॉल्ट सत्याग्रह फॉर इंस्टेंस इवन महात्मा गांधी वॉज इनिशियली अपोज टू वुमेन पार्टिसिपेशन। वेरी इंपॉर्टेंट,
ये डायरेक्टली स्टेटमेंट आ जाएगा, ये डायरेक्टली स्टेटमेंट आ जाएगा। मैं आपको अभी कह देता हूँ साहब, फिर है ना चिल्लम चिल्ली करते रहना कि सर ये टॉपिक कहाँ से आया, ये कहाँ से पूछा गया है साहब, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि आपको जब इस प्रकार के टॉपिक्स पूछे जाते हैं तो पॉइंट पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपको ट्रू और फॉल्स का स्टेटमेंट आ जाएगा। ट्रू और फॉल्स का स्टेटमेंट आएगा, या इसी को ही असर्शन और रीजनिंग के रूप में भी पहचानते हैं। क्या कहते हैं? असर्शन और रीजनिंग के रूप में पहचानते हैं। और तुरंत ही आपको क्वेश्चन के अंदर पूछ जाएगा कि भाई आप क्या कहना चाहते हो और क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गांधी जी ने इनफैक्ट एक्सेप्ट किया था कि नहीं किया था। क्या पूछा जा सकता है कि गांधी जी ने वुमेन का पार्टिसिपेशन एक्सेप्ट किया था कि नहीं किया था सॉल्ट सत्याग्रह के अंदर। सॉल्ट सत्याग्रह का मतलब क्या है? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है उसके अंदर, ठीक है। तो वी सी कि गांधी जी वॉज इनिशियली नॉट हैप्पी। अब वाई गांधी वॉज नॉट हैप्पी, मैंने आपको बताया क्यों गांधी जी इसके विरोध में थे। क्योंकि गांधी जी को लग रहा था कि वुमेन का पार्टिसिपेशन होने से एक तो सोशल इश्यू क्रिएट हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गांधी एक्चुअली थोड़े बहुत ऑर्थोडॉक्स भी थे, ही वाज आल्सो ऑर्थोडॉक्स एज वेल, बट खैर पूरी तरह से ऑर्थोडॉक्स नहीं थे, कुछ कुछ विचारों में थे। दूसरा गांधी का ये भी मानना था कि इसके कारण क्या होता है कि जब नेशनल मूवमेंट के अंदर कोई वायलेंट इश्यू केस हो गया, कोई वायलेंट घटनाएं हो गई, कोई वायलेंट इश्यू हो जाता है, तो उसके कारण फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो क्या सिचुएशन होती है? सिचुएशन ये होती है कि वायलेंट घटनाएं ना हो, शांतिप्रिय रूप से इनफैक्ट मैटर सेटल हो। इसके लिए गांधी जी ने इनिशियली मना किया, पर इनफैक्ट गांधीयन मूवमेंट में सबसे ज्यादा वुमेन पार्टिसिपेशन मिलेगा। क्यों? क्योंकि गांधी जी का मेथड ऑफ जो बॉयकॉट था, गांधी जी का जो मेथड ऑफ जो प्रोटेस्ट था, बहुत ही सिंपल हुआ करता था। आपने देखा होगा गांधी जी का मेथड ऑफ प्रोटेस्ट क्या था? बोले उठो और शांतिप्रिय रूप से हड़ताल करो, हाँ ठीक है, और उपवास करो, उससे ज्यादा कुछ करना नहीं था साहब आपको, ठीक है। तो ये सब सिचुएशन में हमको देखने को मिलता है कि गांधी जी इनिशियली अगेंस्ट में थे। गांधी जी को लग रहा था कि वुमेन का पार्टिसिपेशन ना हो तो ज्यादा ठीक रहेगा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी सी सरोजिनी नायडू बिकेम वन ऑफ द क्लोजेस्ट कॉन्फिडेंस ऑफ गांधी। गांधी जी के सबसे अंगत, मैं कहूंगा सबसे नजदीक में कोई लीडर होगा तो वो सरोजिनी नायडू ही थे, ठीक है। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर बहुत इंटरेस्टिंगली ये फोटोग्राफ दिया हुआ है कि सरोजिनी नायडू विथ महात्मा गांधी इन पेरिस 1931, active in the national movement since the early 1920s. Naidu was a significant leader of the Dandi March. मैंने आपको बताया अभी गांधी जी जब गए थे तब, and she was the first Indian woman to become the president of the Indian National Congress in the year 1925. 1925 के अंदर सबसे पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली कोई लेडी थी, तो वो थी कौन? सरोजिनी नायडू। समझे कि नहीं समझे मेरे दोस्त, है ना? तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि व्हाट वाज देयर कंट्रीब्यूशन। इनफैक्ट इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के रूप में पहचाना जाता है। सरोजिनी नायडू के सिवा कांग्रेस की सबसे पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन हुआ करती थी, याद रखेगा, ठीक है। कांग्रेस की अंदर इनफैक्ट 2-3 वुमेन मेंबर्स आपके प्रोमिनेंट मिलेगी। एक तो आपको मिलेगी एनी बेसेंट। कौन मिलेंगे? एनी बेसेंट, याद रखेगा। एनी बेसेंट की खासियत यह है कि शी वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट एंड ऑल्सो वी कैन इंक्लूड द फर्स्ट फॉरेन वुमेन प्रेसिडेंट। हाँ, फॉरेन वुमेन, फर्स्ट फॉरेन नहीं बोलूंगा, फॉरेन मेल के अंदर तो पहले भी थे। फॉरेन मेल प्रेसिडेंट के अंदर मतलब अगर आप देखोगे तो मेल प्रेसिडेंट्स में आपको जो पुरुष थे उसमें आपको विलियम वेडरबर्न मिलेंगे, जॉर्ज जूल मिल जाएंगे, ठीक है, आदि इत्यादि लोग मिलते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। बट ये एनी बेसेंट सबसे पहली फॉरेन वुमेन प्रेसिडेंट बनती है कांग्रेस की, एंड शी इज ऑल्सो बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। कब बनती है? 1917 के अंदर, याद रखिएगा। 1917 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें बनेगी। उसके बाद कांग्रेस के अंदर सेकेंड टाइम आपकी बनेगी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू का कंट्रीब्यूशन क्या है, याद रखेगा। तो शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट। क्या है? फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट। वो भारतीय मूल की अध्यक्ष बनती है स्त्री होने के नाते, ठीक है। उसके बाद तीसरी वुमेन प्रेसिडेंट आपको मिलेगी नीली सेन गुप्ता। क्या नाम है? नीली सेन गुप्ता।
ये सेकंड फॉरेन वुमेन प्रेसिडेंट थी। सेकंड फॉरेन वुमेन का मतलब क्या है कि ये भी लंदन से बिलोंग करती थी एंड इनको भी कांग्रेस की अध्यक्ष बनाया जाता है। शी वॉज ऑल्सो मेड द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इन द ईयर 1933। जे.एन. सेनगुप्ता का नाम सुना है किसी ने? जे.एन. सेनगुप्ता, जे.एन. सेनगुप्ता का नाम नहीं पता है आपको? ठीक है, ये कांग्रेस के लीडर थे 1930s में, उनकी वाइफ हुआ करती थी। ठीक है, तो 1, 2 और 3 ये तीनों का आपको कंट्रीब्यूशन पता होना चाहिए। यू शुड नो द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द 3 वुमेन लीडर्स। और इनफैक्ट यहाँ से ही आपका नेशनल मूवमेंट जो है, यहाँ से जो आपका नेशनल मूवमेंट है वो आपके थर्ड फेज के अंदर चला जाएगा, 1930s के बाद जाएगा। ठीक है, तो इनिशियली गांधी जी मना कर रहे थे। सरोजिनी नायडू ने इनफैक्ट गांधी जी को कहा कि आप पार्टिसिपेट करिए। अब देखो ये फोटोग्राफ दिया हुआ है पेरिस का, दिख रहा है आपको, है ना, एन इवनिंग इन पेरिस। अब सवाल ये आता है कि गांधी कब पेरिस गए थे? गांधी कब पेरिस गए थे? ठीक है, तो आपको फिर से नेशनल मूवमेंट के अंदर लेके जाना चाहूँगा, और नेशनल मूवमेंट के अंदर जब हम लोग बात करते हैं, तो नेशनल मूवमेंट में अब फर्दर क्या चेंजेस हुए उसको समझाता हूँ। अब आप समझिए 1930 के अंदर आपके सॉल्ट सत्याग्रह की शुरुआत हुई, जिसका आनंद का नाम है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई। 1930 से जैसे जैसे समय आगे गया तो सरकार ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की डिक्लेरेशन की। क्या किया? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेजी परिषद। कहाँ पे होने वाली थी? लंदन के अंदर होने वाली थी। इसमें 3 मीटिंग होती है। देयर विल बी 3 मीटिंग्स इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। कॉन्फ्रेंस एक ही थी, 3 अलग अलग फेजेस में डिवाइड होती है। 1930 में कांग्रेस इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी। कांग्रेस कहेगी कि हम इसका बॉयकॉट करते हैं। उसके बाद 1931 में कांग्रेस इसमें पार्टिसिपेट करेगी। कांग्रेस विल बी पार्टिसिपेटिंग इनटू राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करती है 1931 में। और जैसे जैसे समय आगे गया 1932 के अंदर फिर से कांग्रेस इसको बॉयकॉट करेगी। गेटिंग माय पॉइंट? इसमें जब 1931 में कांग्रेस जब पार्टिसिपेट करेगी तो गांधी को लंदन के अंदर भेजा जाता है टू रिप्रेजेंट कांग्रेस। और गांधी जी जब लंदन के अंदर जाते हैं तो वाया पेरिस होके जाएंगे साहब। इसके लिए इनफैक्ट ये पेरिस का फोटोग्राफ मिलेगा 1931 का। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो गांधी जी इन पेरिस, तो पेरिस कहाँ से आ गया साहब? तो वो बोट के अंदर जा रहे थे, चक्कर मार के गए, भारत के लोगों को थोड़ा मिल के जाएंगे। तो एक तो ये पॉइंट आपको मिलेगा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर। 1930 के बाद भारत की आज़ादी का आंदोलन आगे चला। 1932 तक आते आते ये जो आपका नेशनल मूवमेंट है उसमें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के द्वारा कुछ सॉल्यूशन लाने की कोशिश की जाएगी। सॉल्यूशन आता नहीं है, समय आगे चलता गया। 1935 तक आते आते एक कानून पास होता है जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या है, ये क्यों पास किया गया था, कैसे पास किया गया है, किस परिस्थिति में पास किया जाता है, उन सब पॉइंट्स के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। बट आई फील दैट आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं और नेक्स्ट क्लास के अंदर आएंगे तो विल बी डिस्कसिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। किस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है, किस तरह से भारत की आज़ादी का आंदोलन जो है वो लास्ट फेज के अंदर पहुँचेगा, क्विट इंडिया का नारा देते हुए इंडियन नेशनल मूवमेंट कैसे आगे बढ़ेगा, उन सब पॉइंट्स के ऊपर कंक्लूड करते हुए हम लोग यहाँ पे ये लेक्चर को एंड करते हैं। और नेक्स्ट क्लास के अंदर जब मिलेंगे तो हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे अबाउट द मॉडर्न हिस्ट्री एंड विल ट्राई टू कंक्लूड द इंडियन नेशनल मूवमेंट एज वेल। ठीक है, तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछ रहे थे कि सर नया कोर्स आपका कब आ रहा है। तो नया कोर्स मेरा एंशिएंट हिस्ट्री के ऊपर आ रहा है। आई एम कमिंग विथ अ न्यू कोर्स ऑन एंशिएंट हिस्ट्री। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है, प्लस सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है। यू कैन टेक आइदर ऑफ द सब्सक्रिप्शन, और अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लोगे तो यू कैन यूज माई कोड PN Live। 2 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन लीजिएगा, 57,600 में कवर होगा। सब्सक्रिप्शन के अंदर क्या क्या कवर होता है मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। मेरे जितने भी सब्जेक्ट्स है वो आप देख पाओगे, इंक्लूडिंग जितने भी क्लासेस और भी एजुकेटर्स के हैं वो भी आप अटेंड कर पाओगे। और मेरे लिए कुछ भी कामकाज आपको होगा तो मैं आपके लिए अवेलेबल होऊंगा इन द प्रिपरेशन जर्नी। हम लोग यहाँ पे ही कंक्लूड करते हैं आपकी इनफैक्ट जो NCERT का आज का सेशन है। अगर आपको सब्सक्रिप्शन के लिए कोई क्वेरी है तो यू कैन कॉल मी ऑन दिस नंबर। NCERT मैं यहाँ पे निपटाऊंगा, आप चिंता मत करिएगा। NCERT को हम लोग ग्रेजुअली कंप्लीट करेंगे, बट मैं आपको वेलकम करूँगा कि आप हमारे कोर्सेज के अंदर जुड़िए।
आपको वो कोर्सेज के अंदर बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन कराऊंगा। एक्चुअली प्रॉब्लम ये होता है कि आप एक्सपेक्ट करते हो कि एनसीईआरटी का सर समरी बना दो। देखो एनसीईआरटी का समरी बनाना हो तो वो तो यूट्यूब के ऊपर बहुत ढेर सारे अवेलेबल है, मतलब इतना फ्री में कंटेंट अवेलेबल है कि बात मत करो। मेरा टारगेट आपके लिए ये है कि मैं आपको एनालिटिकल एनसीईआरटी पढ़ाऊँ, और खाली समरी का वीडियो 15 मिनट का 20 मिनट का डाल के कोई मतलब नहीं है। तो आप देखिए कितना कॉम्प्रिहेंसिवली हम लोग कर रहे हैं, इतना कॉम्प्रिहेंसिवली किसी ने एनसीईआरटी आपको यूट्यूब के ऊपर नहीं कराया होगा। लोग उसके लिए पैसा लेते हैं, पीपल चार्ज मनी फॉर दैट, है ना। बट वी एट दिस प्लेटफॉर्म, एंड मेरा खुद का ये मानना है कि एनसीईआरटी कराने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन की उतनी आवश्यकता नहीं होगी साहब, है ना। पर मैं आपको वो भी इंसिस्ट करूंगा कि एनसीईआरटी के ऊपर भी जाना है हमको। ऐसा नहीं है कि खाली एनसीईआरटी में ही रहना है। तो एनसीईआरटी के जब ऊपर जाने की बात आती है तो सवाल ये आता है कि कैसे करोगे। तो उसके लिए मैं आपको कहूंगा कि आप मेरे साथ आइए अनअकैडमी के ऊपर, और पूरा हिस्ट्री कराऊंगा मैं। आई विल बी एबल टू हेल्प यू इन द होल ऑफ हिस्ट्री, बहुत ही फाउंडेशन के साथ, बहुत ही, है ना, टू द पॉइंट, और एकदम मजे से करेंगे। डिस्कशन के साथ इंटरेक्शन होती है वहाँ। लाइव क्लासेस में क्या बच्चे कम होते हैं, मतलब यूट्यूब की जितना वो है ना कि लोड नहीं होता है, तो आई कैन ऑल्सो इंटरेक्ट, डाउट सॉल्विंग सेशन होते हैं, ठीक है। तो ऑलवेज यूज माई कोड PN Live, मेरा कोड यूज करिए PN Live while taking the subscription. I'll be happy to help you out in your preparation. And this is my Telegram channel Pratik UPSC. You can join this channel for the updates. आपको जो भी अपडेट्स चाहिए लेक्चर्स की, वो सब के लिए आपको यहाँ पे ये चैनल के अंदर मिल जाएंगे। आज का सेशन यहाँ पे ही कंक्लूड करते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म। टिल देन कीप स्टडिंग।